नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, विद्यार्थियों, छोटे भाई बहनों, सभी लोग। आज ये वीडियो है यूपी पुलिस का जो आ गया है नोटिफिकेशन। पिछले 3 दिनों से एक पेपर वायरल हो रहा था कि और सब लोग कह रहे थे कि फेक है, रियल है, फेक है, रियल है। मैंने पहले भी कहा था कि ये फेक नहीं है, रियल है। और आज फुल नोटिफिकेशन हमारा आ चुका है और फुल नोटिफिकेशन में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या एज क्राइटेरिया है। सबसे ज्यादा जो आपके डाउट्स हैं वो एज को लेकर के हैं कि एज क्या होगी। ठीक है, चाहे आपका आरक्षित कैटेगरी हो, चाहे आपकी अनरिजर्व्ड या अनारक्षित कैटेगरी हो, सभी के लिए आज हम इस पूरे वीडियो में सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, कब एग्जाम होगा, एज क्या होगी, क्राइटेरिया क्या होगा, सभी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप चाहे तो अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा करके भी उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे पहले जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं यूपी पुलिस के लिए, सभी लोग आकर के तैयारी ज्वाइन करें। ऑफलाइन सेंटर हमारा तेलीबाग लखनऊ में है, आप लोग वहां पे आके ज्वाइन करिए। फीस बिल्कुल नाम मात्र, बहुत कम है। आइए ज्वाइन करिए और चलते हैं हमारे इस वीडियो पे। ठीक है देखो, ये रहा उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, और ये एड्रेस दिनांक 23 दिसंबर का है। दोपहर में यह नोटिफिकेशन आ गया था। ठीक है, और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा भर्ती बोर्ड की। नहीं मिलेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है कि विज्ञापन सूचना जो है uppbpb.gov.in पर मिलेगी। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के, देखना ध्यान से देखना, ये स्पोर्ट्स वाली नहीं है, स्पोर्ट्स का पहले आ चुका है, ये आरक्षी नागरिक पुलिस की है, सीधी भर्ती। कितना पे बैंड 5200 से 20,200 में, पुरुष एवं महिलाएं हैं, 2000 ग्रेड पे है, 21,700 के अंतर्गत। चलते हैं, देखते हैं इसमें कितने पद हैं। पदों की संख्या बहुत ही लाजवाब है। बहुत दिनों से इस वैकेंसी का इंतजार था, आप सभी को, हमें भी था, आपको तो बहुत बेसब्री से है। पिछले कई सालों के बाद ये फॉर्म आया है। अनरिजर्व्ड की जो भाई पद है 24,102 है, ईडब्ल्यूएस के 6,024 पद हैं, पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 16,264 हैं, अनुसूचित जाति के 12,650 हैं और अनुसूचित जनजाति के 1,204 हैं। टोटल 60,244 के हैं, वो भी किसके, कांस्टेबल के हैं। दरोगा का अभी नहीं आया है, इसके बाद वो भी आ जाएगा बहुत जल्दी। अब इसकी क्या क्राइटेरिया है वो हम इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही देखेंगे, अलग से कहीं से कुछ मैं लेके नहीं आया हूं। ठीक, चलते हैं। चलते हैं आवेदन की समय सारिणी, यानी कब से आवेदन शुरू होगा। तो भाई ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि 27/12/2023, 27 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कब होगी, 16 जनवरी 2024, 16 जनवरी 2024 लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। और आपका अगर फीस पेमेंट की बात है और आवेदन में अगर संशोधन करना है तो 18 जनवरी तक आप संशोधन को कर सकते हैं। शुल्क क्या है, 400 रुपए फीस यहां पर रखी गई है इस फॉर्म के लिए। अर्हताओं की बात करें तो देखो भाई क्या है, राष्ट्रीयता क्या है कि भाई भारत का नागरिक हो, सिंपल सी बात है। बाकी तो आपको पता ही है, शरणार्थी लोग जो होते हैं वो भी इसके लिए होते हैं। शैक्षिक अर्हता की बात करें, क्या लिखा है, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है, यानी कि 10+2, 12वीं आपको पास होना चाहिए, 10+2 होना ही चाहिए। दूसरा कह रहा है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो यानी कि सिंपल सी कहने की बात यह है कि जिसके पास जो पास हो चुके हैं 10+2 वो ही कर पाएंगे, जिसका अपियरिंग चल रहा है
वह वैलिड नहीं होगा। थोड़ा देखो गला भारी है, आवाज ठीक नहीं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बताते हैं। फिर कह रहा है अधिमानी अर्हताएं। अधिमानी यानी आपको प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपके पास ये है अर्हताएं होंगी। लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा कब, अगर आपके पास में डोएक यानी नीलिट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र आपको मिला हुआ है तो, या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की सेवा की है, या फिर आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो। अब आते हैं मेन हमारा जो इसमें सबका क्वेश्चन आ रहा है लगातार, मेरे पास कई फोन आ गए इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस पे डिटेल्ड वीडियो बना देते हैं। तो ये है कि आपका 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व यानी इस डेट से पहले नहीं हुआ होना चाहिए और तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपका 1 जुलाई 2001 है तो आप वैलिड नहीं हो, 2 जुलाई 2001 है तो आप वैलिड हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इसके बाद पैदा हो रहे हैं 2 जुलाई 2005 तो आप अंडर एज हो जाओगे, और यहाँ पे अगर हुआ तो आप ओवर एज हो जाओगे। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। महिला अभ्यर्थियों के लिए छूट है 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी को यहाँ पर छूट मिली हुई है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कह रहा है परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में छूट कौन से शासनादेशों में जो प्रावधान है यानी कि एससी एसटी ओबीसी को 5 साल जो यूपी बोर्ड देता है वो मिलेगा। ठीक है, अगला है कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा, यानी आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगेगा। ठीक है, वैवाहिक परिस्थिति क्या है भाई, देखो ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिसने एक ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। तो भाई ना ऐसा पुरुष होगा जिसकी 2 पत्नियां हैं और ना ऐसी पत्नी महिला पात्र होगी जो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो। ठीक है, चलो अगला देते हैं। शारीरिक स्वस्थता की बात करें तो मेडिकल आपको पता ही, इसका जो मेडिकल होता है ना। उसके बाद में देखो यहाँ क्या है, भर्ती की प्रक्रिया कह रहा है यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उसका हुआ था 2017 में किया जाएगा, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी। कह रहा है ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी एक डाउट हमारा और क्लियर हो गया कि कह रहे थे लोग कि पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन, तो लिखा हुआ है ऑफलाइन। ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाती है, यानी आप ऑफलाइन पेपर देंगे। पेपर कैसा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। 300 अंक 2 घंटे की होगी। ठीक है, और कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। कितने हैं हमारे, देखो सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता है तथा मानसिक अभिरुचि
बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता है। तो 150 क्वेश्चन है, कितने कितने आएंगे डिटेल सिलेबस अभी इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, वो हम आपको भी दिखाते हैं। और कह रहा है कि एक प्रश्न 2 अंक का होगा और गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। तो यानी कि आपकी 1/4 की माइनस मार्किंग यहां पर देखने को मिलेगी। यह परीक्षा कैसे भाई, ओएमआर कराई जा रही है, परीक्षा ओएमआर के आधार पे करवाई जाएगी। और कह रहे हैं अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब अगर ऐसा होता है कि जैसे अभी जो फोटो वायरल हुई थी उसमें कहा गया था कि एक ही दिन में करवाया जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि 20-25 लाख लोग तो पेपर देंगे ही देंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि परीक्षा एक से अधिक पालियों में या एक से अधिक दिनांकों में हो रही है, तो क्या होगा, प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा प्रक्रिया निकाली जा चुकी है और बता दिया है कि कौन इस पत्रांक में दिया हुआ है कि किस प्रकार से ये उसको करेंगे, क्या प्रक्रिया होगी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन आपका होगा अगर आपका पेपर एक से अधिक पाली में होता है। तो सारी चीजें यहां पे दी हुई हैं। अगर देखिए यहाँ पे कोई उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी और अगर आपत्तियां मांगी जाएंगी, आप आपत्ति भी दे सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां लिखा है ओएमआर पर होगा, ठीक है। और कह रहा है उत्तर पत्रक की 3 प्रतियां होंगी जब आप पेपर देने जाओगे। इसमें मूल प्रति बाह्य एजेंसी, द्वितीय प्रति बोर्ड को और तृतीय प्रति जो होगी ये आपकी होगी। आपको इतनी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। भैया मूल प्रति लेकर के नहीं जानी है, मूल प्रति एजेंसी लेके जाएगी, सेकंड प्रति बोर्ड रखेगा और आपको थर्ड प्रति उसकी मिलेगी। ठीक है, फिर यह है लिखित परीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर मिलते रहेंगे। यानी कब कब क्या क्या चीजें होंगी ये अभी ये लोग बताते रहेंगे। आगे चलते हैं, इसी पेज पे 19 पेज का यह नोटिफिकेशन है। हम सभी चीजों पे नहीं चलेंगे, हम मेन चीजों पे चलते हैं। ठीक है, ये कह रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। अब आते हैं हम मेन इसमें कि शारीरिक मानक परीक्षण क्या होगा, यानी फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं ये है क्या होंगे। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक क्या है, ऊंचाई। तो भैया सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति सभी के लिए यहाँ पे ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति को छूट मिली होगी, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम चलते हैं सीना। देखिए यहाँ पे सीना जो है जनरल ओबीसी एससी के लिए यहाँ पे 79 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन उसमें होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 है बिना फुलाने पर, फुलाने पर ये 82 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ना चाहिए। महिलाओं के लिए भाई अगर हाइट की बात करोगे तो सामान्य, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए यहाँ पे भाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर बात करते हैं वजन की। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। जुकाम बहुत तेज है, गले में दिक्कत है, लेकिन चलो बताते हैं। और देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें कहा गया है भाई देखो अर्हकारी प्रकृति की है, लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी इसके नंबर नहीं होंगे, सिर्फ ये आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 4800 मीटर यानी 4.8
8 किलोमीटर कितने मिनट में? 25 मिनट में। और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर कितने मिनट में? 14 मिनट में क्लियर करना होगा। और जो नहीं करेंगे वो क्या होंगे? बाहर हो जाएंगे। चयन की बात कर रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणियों के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा। यानी आप रिटर्न क्वालिफाई करोगे, लिस्ट वैसे ही बनेगी आपके मार्किंग के हिसाब से, फिजिकल के नंबर आपके इसमें नहीं जुड़ेंगे, वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और कह रहा है बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जो अधिमानी अर्हता यदि कोई हो तो रखते हो, और 1 से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। यानी कि जिसके पास अधिमानी अर्हता होगी, अगर उसके पास में एनसीसी है या उसने डोएक का सर्टिफिकेट कर रखा है या प्रादेशिक सेवा सेना में 2 साल की सेवा कर रखी है, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर उनके अंक समान है तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसको दिया जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। आरक्षण की बात करें तो लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। यानी अगर आप किसी बाहर स्टेट के हैं तो आपको इसमें नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपके नियम दिए हुए हैं, कब कौन कौन से इसके आए हुए हैं उससे हमें नहीं जाना है बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो यहाँ दिया हुआ है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए केवल जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में जो विवरण है वो क्या दे रखा है। अनुसूचित जाति 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष है और ये अधिनियम है, इसके तहत दिया गया है। और यहाँ पे प्रमाण पत्र अगर किसका होना चाहिए आपके पास, जिलाधिकारी का हो या अतिरिक्त जिलाधिकारी का हो, सिटी मजिस्ट्रेट का हो या उप जिलाधिकारी का होना चाहिए, या मजिस्ट्रेट का हो, तहसीलदार का हो, जिला का समाज कल्याण अधिकारी का, ये आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए इन अधिकारियों से निर्गत होने चाहिए। ठीक है, सेम हमारा अनुसूचित जनजाति का भी 5 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग का भी 5 वर्ष है, और ईडब्ल्यूएस का एज के लिए नहीं दिया गया है। क्षैतिज आरक्षण की अगर बात करोगे तो यहां पर भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष का दिया गया है। एक चीज यहाँ पे और लिखी है कि राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के संख्या पत्रांक के द्वारा 27 अगस्त 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट में पहले से है तो आना चाहता है तो 5 वर्ष की छूट उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। बाकी हमारे भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं और हमारे स्वतंत्रता सेनानी के लिए कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हम आगे चलते हैं अब यहाँ के इसमें इसके सिलेबस के ऊपर। अगर आप फॉर्म भरते हैं, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो इन्होंने देखिए ये यहाँ पे अपना हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 0444774910। आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और आवेदन की अंतिम तिथि कितनी है? 18 जनवरी। तो यह नंबर 18 जनवरी तक ही चालू रहेगा। बाकी आपको फॉर्म भरना पता ही है, किस प्रकार से फोटो लगनी है, क्या लगना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा चलते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम देखो भाई, पाठ्यक्रम में
यहाँ पे हमारे पास है सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का हमारे पास है। यहाँ पे इसके 37 क्वेश्चन आते हैं, 37 150 क्वेश्चन होंगे, 37 इसके होंगे, 38 हमारे हिंदी के होंगे, 37 मैथ्स के होंगे, 38 रीजनिंग के होंगे। सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, भारतीय कृषि है, वाणिज्य एवं व्यापार है, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है वह आएगी, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी और मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज। महत्वपूर्ण दिवस से याद आया, आज तारीख है 23 दिसंबर, तो कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट कि आज कौन सा दिवस है। फिर है पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। ये तो हो गया हमारा जनरल नॉलेज का। तो आप भाई आप देख रहे हो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है जीएस का, ठीक है। आगे देखते हैं जनरल हिंदी। हिंदी में क्या है, हिंदी के लिए भाई देखो हमारे जीएस के कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं यहाँ पे, और हिंदी के भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप लोग हमें फॉलो करते रहिए चैनल पे, यहाँ पे आपको सारे वीडियोस वगैरह मिलते रहेंगे। हिंदी में है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, अव्यय और उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध यानी इसे हम कहते हैं अपठित गद्यांश कहते हैं, प्रसिद्ध कवि, लेखक या उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, और हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। फिर आते हैं हम, अगला हमारा जो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। देखो भाई यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे बहुत सिंपल ही आता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा। ध्यान देखते हैं क्या है, नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति जिसे कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, डेसिमल एंड फ्रैक्शन जिसे कहते हैं दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ और एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट और एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस। इतनी चीजें आपकी मैथ्स के सिलेबस में है जो हमारी न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी का पार्ट है। अगला है हमारा मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में भाई देखो क्या क्या है, यहाँ पे है लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख जिसे कहेंगे, ये बहुत बढ़िया होता है और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। सिंबल एंड रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर एंड नंबर सीरीज आ जाएगी, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी आ जाएगी, कॉमन सेंस टेस्ट आ जाएगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट आ जाएगा, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा आ जाएगा, और यहाँ पे फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट यानी प्रभावी तर्क आ जाएगा, और डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स आ जाएगा, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। यानी यही एक ऐसा है जहां से आपके कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन आ जाते हैं, और यहीं पे आप लोग वीक पड़ जाते हो और क्वेश्चन को गलत कराते हो। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको।
हमारा आता है यहाँ पे मानसिक अभिरुचि एवं तार्किक क्षमता, इसे कहते हैं मेंटल एप्टीट्यूड एंड आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें क्या क्या है भाई, देखो यहाँ पे हमारा है एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण निकालना। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, जनहित। लॉ एंड ऑर्डर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कम्युनल हार्मोनी यानी सांप्रदायिक सद्भाव से लेकर के क्वेश्चन आएंगे। क्राइम कंट्रोल से आएंगे, अपराध नियंत्रण से इसे कहेंगे। रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल की यानी व्यवसायिक सूचनाएं की, क्या लिखा है, बेसिक स्तर की। पुलिस सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, पुलिस प्रणाली क्या होती है, ठीक है। और कंटेम्प्रेरी पुलिस इश्यू एंड लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जो रिसेंट में पुलिस में कुछ ऑर्डर आए हो, कुछ वहां के मुद्दे हुए हो, तो उनको आपको समझना है, उन कानूनी व्यवस्थाओं को समझना है। और आपका इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, व्यवसाय के प्रति रुचि। मेंटल टफनेस आपका आ जाएगा, मानसिक दृढ़ता किस प्रकार की है वो देखा जाएगा, ठीक है। अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता आएगा, और लैंगिक संवेदनशीलता यहां से आएगा। ये पूरा आपका रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। टोटल वैसे देखा जाए तो रीजनिंग के क्वेश्चन तो हमने कहा 37 है, लेकिन ये ज्यादा होते हैं, ये सारा मिला दोगे तो आप कम से कम 55 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला देखते हैं देखिए यहाँ पे, अब बुद्धि लब्धि की अगर बात करोगे यहाँ पे आईक्यू की, तो यहाँ क्या क्या है भाई, देखो यहाँ पे है रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम एंड चार्ट, मैथमेटिकल एबिलिटी, गणितीय योग्यता आएगा। अरेंजिंग इन ऑर्डर यानी आरोही अवरोही में अरेंज करने को आता है। अब अगर बात करोगे तार्किक क्षमता की, इसे कहेंगे, ये है फुल रीजनिंग जिसे हम कहेंगे। इसमें क्या है भाई, इसमें है एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन यानी खाली स्थान को भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, एनालिसिस जजमेंट विश्लेषण निर्णय, जैसे पूछ लिया कि भाई आप रोड पे जा रहे हो, रास्ते में एक व्यक्ति आपको गिरा हुआ मिला साइकिल से, तो आप क्या करोगे, 4 ऑप्शन दे देगा कि आप चले जाओगे, दूसरा आप उसको उठाओगे, तीसरा आप उसको अस्पताल भर्ती कराओगे, या चौथा आप कुछ नहीं करोगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। विश्लेषण निर्णय करने वाले, डिसीजन मेकिंग निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरी दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन विभेदन, पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन शब्द और आकृति वर्गीकरण, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, एबिलिटीज टू डील विद द अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, ठीक है, यानी कि अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से एक सामंजस्य की क्षमता, वही कि कंडीशन दे दी जाएगी और उसमें आप क्या सोच पाते हो, ये चीजें वहां पर देखी जाएंगी, वैसे ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, और ये तो आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसका एक प्रोफार्मा दिया हुआ है। ये पूरी पीडीएफ आपको 26 पेज की है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। जिसको भी टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है, आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल और सारी चीजें, क्लासेस के लेक्चर सारे आपको वहां पर मिलते रहेंगे। जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगा हो तो। और फिर से एक बार मैं यही कहूंगा कि भाई एग्जाम जो है आपका, अगर 11 को कहा है गवर्नमेंट ने, तो 11 को वह करवा सकती है, बिल्कुल करवा सकती है, क्योंकि सारे टेंडर्स वगैरह सब पहले ही फाइनल हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी के साथ इस फॉर्म को निकाला है, मतलब तो होगा ही होगा, क्योंकि फिजिकल कौन करवाएगा ये पहले ही टेंडर हो चुका है, और रिटर्न कौन कराएगा, सारे टेंडर पहले ही जा चुके हैं। आप लोग सो रहे हो, अगस्त से पूरा प्रोसेस चल रहा है, पिछले 6 महीने से, और मैं लगातार कह रहा हूं कि फॉर्म आएगा तो आपको टाइम नहीं दिया जाएगा फॉर्म भरने के बाद कि फॉर्म भरोगे फिर 6 महीने बाद पेपर होगा, नहीं भाई, अब वो ट्रेंड खत्म हो गया है। अब पेपर की डेट पहले आएगी, फॉर्म बाद में आएगा,
फॉर्म आएगा उससे 45 दिन में पेपर हो जाएगा। तो फॉर्म 27 जनवरी से अप्लाई होगा, फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, 45 दिन अच्छे से 50 दिन, जिसकी तैयारी पहले से बढ़िया है तो ऑल द बेस्ट, और जिसकी नहीं भी है आप बढ़िया करो। अगले 45-50 दिन आप कुछ नहीं 6-7 घंटे भी पढ़ लोगे तो भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग लोकल के बच्चे हैं, तेलीबाग या नियर अबाउट तेलीबाग के आसपास, तेलीबाग विजय वृंदावन के, वो हमारे ऑफलाइन सेंटर में आकर के पढ़ सकते हैं। फीस बहुत नॉमिनल है, आप वहां पे कॉल करके कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे नंबर मैं लिख देता हूँ, जिसको भी कॉल करना हो, आप वैसे आपको डिटेल में मिल जाएगा, बट ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 8009722033। आप लोग यहाँ पे कॉल करके डीप एजुकेशन आप आ सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं। काउंसलिंग आपको बिल्कुल फ्री ही रहेगी, आप आइए और विजिट करिए, डेमो लीजिए, डेमो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।